तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खास खबर के अगले मुद्दे की ओर। मुद्दा संत रामपाल का, जिसने प्रशासन और पुलिस दोनों के नाक में दम कर रखा है। स्वयंभू संत रामपाल पर समर्पण के लिए दबाव बनाने की खातिर हरियाणा पुलिस ने रामपाल और उनके कई समर्थकों के खिलाफ राजद्रोह और अन्य गंभीर आरोपों में मामले दर्ज किए हैं। साथ ही उनके साथ किसी प्रकार के समझौते से इनकार किया है। आश्रम में पुलिस और रामपाल समर्थकों के बीच सशस्त्र संघर्ष हुआ था। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक SN वशिष्ठ ने बताया है कि अदालत की अवमानना के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पेशी के लिए रामपाल को गिरफ्तार किए जाने तक पुलिस अपना अभियान जारी रखेगी। वशिष्ठ ने चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि समझौते की कोई संभावना नहीं है, ऐसी कोई योजना तक भी नहीं। ये गंभीर अपराधों के आरोपी है। देखिए, मैंने कल भी कहा था कि मैं कोई समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको कल भी कहा था कि मेरी ओवरराइडिंग प्रायोरिटी उन 10-15 हज़ार लोगों को बचाना है जो वहाँ पर बंधक हैं। उनमें से 10 हमने बचा लिए, बाकी 5 भी बचाएंगे और जब तक हम पकड़ नहीं लेंगे हम इस हालत को समाप्त नहीं करेंगे। मेरी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली और IGUT से लगातार संपर्क जारी है। आज सवेरे भी बात हुई। इनमें से कुछ लोग दिल्ली से गुजर के अपने रास्ते पर जाएंगे, लेकिन उसके बारे में पुलिस ने पूरी एहतियात बरती और मुझे पूरी आशा है कि ये लोग वहाँ कहीं नहीं जाएंगे और दिल्ली पुलिस इस बारे में और हरियाणा पुलिस इस बारे में समन्वय के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए साहब, जो भी फॉलोवर्स निकले हैं हर एक को चेक किया गया है और उसमें जो लोग कल के बलवा में, कल के दंगे में, कल के इस घटना में शामिल रहे हैं उन्हें अलग किया गया है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। देखिए, ये आदमी एक अभियुक्त है और इसके खिलाफ अब जो मुकदमा है वो बेहद संगीन। इस समय तक किसी बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना ही इस प्रकार के व्यक्ति के साथ किसी प्रकार की बातचीत संभव। मैं परामर्श देता हूं अभियुक्त रामपाल को कि कानून के समक्ष सरेंडर करें। देखिए साहब, अभी मैं बताता हूं क्या कि हमने घेरा डाला हुआ और आज क्योंकि ये लोग बाहर आ गए हैं और 10-15 हज़ार लोगों की जान बचाने में कामयाब हो गए हैं, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस धैर्यपूर्वक रणनीति का ही परिणाम था कि अंदर मौतें नहीं। और अभी तक में भी देखिए, मैं ऑपरेशन डिटेल आपसे कोई शेयर नहीं कर सकता हूं। एक ही है हमारा मकसद। क्या है हमारे मकसद? 2, निर्दोष लोगों को बचाना और रामपाल को गिरफ्तार करना। हम दोनों ही मकसद में कामयाब होंगे। उसके लिए जहां तक जाना पड़ेगा जाएंगे। रामपाल के खिलाफ धारा 121 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने या युद्ध छेड़ने का प्रयास या युद्ध छेड़ने के लिए भड़काने का प्रयास, 121A राज्य के खिलाफ कुछ विशेष अपराधों को अंजाम देने के लिए साजिश रचना और 122 भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मकसद से हथियार आदि एकत्रित करना के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 123 युद्ध छेड़ने की मंशा को छिपाने और हत्या का प्रयास, मारपीट और शस्त्र अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सतलोक आश्रम में पिछले कई दिनों से डेरा डाले बाबा रामपाल के अनुयायी बाहर निकले और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें बाहर रोक कर रखा गया था और अभी अंदर कई हजार अनुयायी हैं जो परिसर छोड़ना चाहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से आए अनुयायियों ने दावा किया है कि रामपाल के निजी कमांडो उन्हें यहां से निकलने नहीं दे रहे, लेकिन वे उन्हें समझा बुझा कर बाहर आ पाए हैं। इस सप्ताह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को रामपाल को पेश करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया। आश्रम से बाहर आने वाली उत्तर प्रदेश की एक अधेड़ उम्र की महिला ने कहा कि आश्रम के अंदर कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके 2 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे हैं। राशन की आपूर्ति काफी कम हो गई है। पुलिस ने रामपाल के समर्थकों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे और लाठीचार्ज भी किया था। तनाव उस समय बड़ा था जब रामपाल के समर्थकों ने पुलिस की ओर से लाउड स्पीकरों पर की गई घोषणाओं को अनसुना कर दिया।
पुलिस ने लोगों से कहा था कि वे सुरक्षा कर्मियों को परिसर के अंदर प्रवेश करने दें। पुलिस ने आरोप लगाया था कि रामपाल ने आश्रम के भीतर लोगों को बंधक बना रखा है। उच्च न्यायालय ने अवमानना मामले में रामपाल के बार-बार पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ नए सिरे से गैर जमानती वारंट जारी किया है और अधिकारियों को स्वयंभू संत को पेश करने के लिए शुक्रवार तक की समय सीमा दी है। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो भारत की वीरांगना योद्धा रानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर को जन्मी। उनके जन्मदिन के मौके पर उनके खास व्यक्तित्व, गौरवशाली इतिहास और अन्य पहलुओं को आपसे रूबरू करवाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से संग्राम किया और रण क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की, लेकिन जीते जी अंग्रेजों को अपनी झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। लक्ष्मी का जन्म वाराणसी जिले के भदैनी नामक नगर में 19 नवंबर 1835 को हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु भी कहा जाता था। मनु की मां का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मरुपंत तांबे था। मरुपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान एवं धार्मिक महिला थी। मनु जब 4 वर्ष की थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसीलिए पिता मनु को अपने साथ बाजीराव के दरबार ले गए, जहां चंचल और सुंदर मनु ने सबका मन मोह लिया। लोग उन्हें प्यार से छबीली कहकर भी बुलाने लगे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव निंबालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बन गईं। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया। सन 1851 में रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन 4 महीने की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत अधिक बिगड़ जाने पर उन्हें दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की भी मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन भी शुरू कर दिया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया गया। साधारण जनता ने भी संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, को उसने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर और अक्टूबर महीने में पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे भी विफल कर दिया। 1858 के जनवरी महीने में बित्रानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, लेकिन रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तांत्या टोपे से मिली। तांत्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने टिप्पणी भी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तांत्या टोपे से मिली। तांत्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी
और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो 19 नवंबर को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। इस मौके पर उनकी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सुनी अनसुनी कहानियों से आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदिरा गांधी को भारत के गौरव के रूप में याद किया जाता है। अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के चलते उन्हें लौह महिला भी कहा जाता है। उनका जन्म आज ही के दिन 19 नवंबर 1917 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर हुआ था। इंदिरा गांधी ने अपनी शिक्षा शांति निकेतन बैडमिंटन स्कूल और ऑक्सफोर्ड से प्राप्त की। देश के स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के कारण उनके पिता अक्सर जेल में और यात्रा पर रहते थे, जबकि उनकी माता का जल्द ही तपेदिक से निधन हो गया था। इसीलिए इंदिरा को अपने माता पिता का वात्सल्य नहीं मिल पाया। आगे चलकर वह भी देश के स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गई। उन्होंने एक पारसी कांग्रेस कार्यकर्ता फिरोज गांधी से विवाह किया। इस विवाह से उनके 2 पुत्र संजय गांधी और राजीव गांधी का जन्म हुआ। इंदिरा गांधी सक्रिय राजनीति में अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद आई। उन्होंने प्रथम बार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में सूचना और प्रसारण मंत्री का पद संभाला। इसके बाद शास्त्री जी के निधन पर वह देश की तीसरी प्रधानमंत्री चुनी गई। इंदिरा गांधी को वर्ष 1971 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1974 को परमाणु परीक्षण कर देश को परमाणु शक्ति प्रदान की। देश का 1996 से 1977 तक का और 1980 से 1984 तक देश का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। वर्ष 1981 में अमृतसर के सिख मंदिर पर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने से क्रोधित उनके सिख गार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये लाइन में पूछ लूंगी सर से, नहीं तो कटवा देंगे। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो वहीं बॉलीवुड की 2 मशहूर अदाकारों का जन्मदिन भी आज ही है। 3G हाँ 60-70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान और दूसरी 90 के दशक में अपने हुस्न का जादू बिखेरने वाली सुष्मिता सेन। इसे इतिहास कहें या कुछ और, लेकिन इन दोनों का ही जन्मदिन एक साथ आता है। आइए सुंदरता अदाकारी के मिसाइल जीनत और सुष्मिता के जन्मदिन पर देखते हैं खास रिपोर्ट। कहते हैं 19 तारीख को जन्मदिन मनाने वाले खूबसूरती और प्रसिद्धि दोनों पाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ही मौजूद है। एक है 60 और 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान और दूसरी 90 के दशक में अपने हुस्न का जादू बिखेरने वाली सुष्मिता सेन। और इत्तेफाक देखिए कि दोनों ही सौंदर्य प्रतियोगिताओं की विजेता रही हैं। साल 1951 में मुंबई में जन्मी जीनत ने साल 1970 में मिस इंडिया प्रतियोगिता की सेकंड रनर अप का खिताब जीता था। साल 1951 में मुंबई में जन्मी जीनत ने साल 1970 में मिस इंडिया प्रतियोगिता की सेकंड रनर अप का खिताब जीता। वर्ष 1971 में फिल्म हलचल से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली जीनत ने बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। जीनत ने अपनी दूसरी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से बॉलीवुड को एक नया आयाम दिया। इसके साथ ही शालीमार, सत्यम शिवम सुंदरम और डॉन जीनत की लोकप्रिय फिल्में रही हैं। बॉलीवुड में जीनत का ग्लैमर अवतार ही उनकी सफलता का प्रमुख कारण रहा है। राज कपूर की साल 1978 में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से फिल्म जगत में उन्होंने खलबली मचा दी। हालांकि इस फिल्म में अभिनय के लिए जीनत को काफी सराहना भी मिली थी। अगर बात करें सुष्मिता सेन की, तो उनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हैदराबाद में हुआ। वायुसेना के सेवानिवृत्त विंग कमांडर सुबीर सेन और ज्वेलरी डिजाइनर सुभा सेन की बेटी सुष्मिता सेन को फिल्म जगत की सौम्य और सहज अभिनेत्रियों में माना जाता है। सुष्मिता सेन की पहली पहचान 1994 में मिस इंडिया का खिताब जीतने पर मिली। खास बात ये थी कि इस खिताब के लिए उनकी टक्कर ऐश्वर्या राय के साथ थी, जिनको पछाड़ते हुए सुष्मिता ने खूबसूरती का ताज धारण किया था। इस खिताब के बाद
सुष्मिता ने मिस यूनिवर्स का विश्व खिताब जीतकर अपना नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। उसी वर्ष ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। 1997 में महेश भट्ट की फिल्म दस्तक से सुष्मिता सेन ने फिल्मी दुनिया में पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने अपने ही चरित्र को जिया। फिल्म को सफलता नहीं मिली। दूसरी फिल्म जोर भी कुछ खास नहीं चली। उनको पहली सफलता फिल्म सिर्फ तुम के दिलबर दिलबर गाने में मिली, जिसमें उनकी अदाओं को दर्शकों ने काफी पसंद किया। डेविड धवन की फिल्म बीवी नंबर 1 में सुष्मिता सेन ने बीवी नंबर 2 का रोल किया और ये उनकी पहली हिट फिल्म साबित हुई। उनकी चर्चित फिल्मों में आंखें, समय, मैं हूं ना, बेवफा, मैंने प्यार क्यों किया और फिल्म चिंगारी के नाम शामिल हैं। ब्रह्मांड सुंदरी सुष्मिता सेन जितनी तन से सुंदर है, उतनी ही मन से भी। तभी तो उन्हें द हार्मनी फाउंडेशन ने मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। सुष्मिता सेन के चाहने वालों का कहना है कि सुष की इस कामयाबी से वे बहुत ज्यादा खुश हैं। तो वहीं सुष्मिता सेन ने 2 बेटियों को भी गोद लिया है। सुष्मिता अभी तक सिंगल है, लेकिन 2 बेटियों को गोद ले चुकी हैं। तो भारत के मशहूर जाने माने कुश्ती के विश्व चैंपियन और फिल्मी दुनिया के जाने माने चेहरे दारा सिंह का भी आज जन्मदिन है। दारा सिंह भले ही आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी सबके दिलों में राज करते हैं। दारा सिंह का पूरा नाम दारा सिंह रंधावा है। दारा सिंह का जन्म 19 नवंबर 1928 को अमृतसर के गांव धर्मोचक में श्रीमती बलवंत कौर और श्री सूरत सिंह रंधावा के यहाँ हुआ। दारा सिंह अपने जमाने के विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान भी रहे हैं। उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गाडियांगा को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। 1968 में दारा सिंह अमेरिका के विश्व चैंपियन लाओ थेज को पराजित कर फ्री स्टाइल कुश्ती के विश्व चैंपियन बन गए। उन्होंने 55 वर्ष की आयु तक पहलवानी की और 500 मुकाबलों में किसी एक में भी पराजय का मुंह नहीं देखा। 1983 में उन्होंने अपने जीवन का अंतिम मुकाबला जीतने के बाद कुश्ती से सम्मानपूर्वक संन्यास ले लिया। दारा सिंह ने 2 बार शादी की। पहली शादी कम आयु में ही घर वालों ने उनकी मर्जी के बिना उनसे उम्र में बहुत बड़ी लड़की से कर दी। उनकी पहली शादी से एक बेटा प्रद्युमन सिंह है, तो वहीं दूसरी शादी से दारा सिंह के 5 बच्चे हैं। बिंदु दारा सिंह उन्हीं के ही बेटे हैं। दारा सिंह को 7 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ा। इसके बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल मुंबई में भर्ती कराया गया, लेकिन 5 दिनों तक कोई लाभ न होता देख उन्हें उनके मुंबई स्थित घर पर वापस ले जाया गया, जहां उन्होंने 12 जुलाई 2012 को सुबह 7:30 बजे दम तोड़ दिया। न्यूज डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। खास खबर में फिलहाल आज इतना ही। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज। नमस्कार।